मेरी जो जानकारी है, माननीय दिवंगत विधायक की देह जो है फरवरी महीने में शांत हो चुकी, जब विधानसभा नोटिफिकेशन नहीं हुआ था उस समय। इससे पहले भी आपने एक बार व्यवस्था दी थी कि दूसरी बार हमने श्रद्धांजलि दी सदन के बीच में, चलते हुए बीच में। तो प्रशासन ने क्या व्यवस्था दी, क्या कार्रवाई हुई, मैं नहीं जानता। ये घटना फिर आज हो गई कि नोटिफिकेशन के पहले दिवंगत हुए हैं, एक बार हमने श्रद्धांजलि दे दी, फिर किसी को होश आया अचानक, फिर भेज दिया कि आदमी खत्म हो गए हैं, फिर हम दोबारा कंडोलेंस कर रहे हैं। और कल भी यह बात हुई थी कि विधानसभा की अवमानना दिखती है इसमें, कि प्रशासन विधानसभा को गंभीरता से लेता है कि नहीं लेता है इन विषयों को, या मेरी जानकारी गलत है कि इसका दिवंगत 22 फरवरी महीने में हुआ है, वो गलत है, तो आप वो व्यवस्था देंगे तो मैं क्षमा मांग लूंगा उसको। लेकिन ये घटनाएं जो है लगातार हो रही हैं। आपने एक ही विषय में 2 बार व्यवस्था दी है, कल भी आपने एक व्यवस्था दी थी एक प्रश्न के उत्तर में, तो आपसे आग्रह है कि इसमें भी आपकी कोई व्यवस्था आ जाए। जुलाई 2024 सत्र में दिनांक 26 जुलाई 2024 को पूर्व सदस्य श्री विजय सिंह के निधन के उल्लेख के समय सभा के सदस्यों द्वारा पूर्व सदस्यों के निधन की सूचना विलंब से प्राप्त होने पर आसंदी का ध्यान आकर्षित किया था, जिस पर मेरे द्वारा शासन को निर्देश दिए गए थे कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि माननीय सांसद विधायकों की निधन की सूचना कलेक्टर तत्काल विधानसभा के सचिवालय को सूचित करे। मगर देखा जा रहा है कि अत्यंत विलंब से जानकारी विधानसभा को सचिवालय में भेजी जा रही है। यह आपत्तिजनक है, अनुचित है। शासन को निर्देश दिया जाता है कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें, आवश्यक निर्देश जारी करें। ये स्पष्ट रूप से उस समय सामान्य प्रशासन विभाग के को निर्देश दिया गया था और आज अजय जी ने फिर से ध्यान आकर्षित किया है। मैं निश्चित रूप से इसको पूरी गंभीरता के साथ मैं कहना चाहूँगा। मेरे निर्देश के उपरांत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 31 जुलाई 2024 को सभी कलेक्टरों को तत्संबंधी निर्देश जारी किया गया। शासन के निर्देश के बावजूद अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य डॉक्टर देवचरण सिंह मधुकर का निधन दिनांक 12 फरवरी 2025 को हुआ, जिसकी जानकारी विधानसभा सचिवालय को दिनांक 4 मार्च 2025 को प्राप्त हुई। पूर्व निर्देश और राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के उपरांत कलेक्टर बिलासपुर की ओर से पूर्व सदस्य डॉक्टर देवचरण सिंह मधुकर के निधन की सूचना तत्काल न भेजते हुए विलंब से भेजा जाना आपत्तिजनक है। मैं शासन को पुनः निर्देशित करता हूं कि संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए तथा कार्रवाई को इस सत्र में उसका किए गए कार्रवाई को सदन को अवगत कराएं। धन्यवाद। प्रश्न क्रमांक 1 संदीप साहू। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कसडोल विधानसभा जल जीवन मिशन से संबंधित सवाल था, जिसमें कसडोल विधानसभा के 197 ग्रामों में जल जीवन मिशन के कार्यों की जानकारी मंत्री महोदय द्वारा दी गई है, जिसमें 118 ग्रामों का कार्य अपूर्ण है। एक गांव ऐसा भी है माननीय अध्यक्ष महोदय जिसका कार्य विगत 3 वर्षों से प्रारंभ ही नहीं हुआ है। इसी पर मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 197 से कितने ग्राम जल स्रोत विहीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत विस्तार से माननीय सदस्य के प्रश्नों का उत्तर दिया है। कसडोल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 3 विकासखंड आते हैं, पलारी, बलौदा बाजार और कसडोल। कुल मिलाकर 300 ग्राम कसडोल विधानसभा में है और विधानसभा के अंतर्गत 80 रेट्रोफिटिंग, 199 सिंगल विलेज स्कीम और 25 सोलर आधारित स्कीम है। विधानसभा क्षेत्र कसडोल के अंतर्गत 2020-21 से 31/1/2005 तक कुल 753 कार्य, जिसकी लागत 4,457.48 करोड़ के स्वीकृत है, जिसमें से 632 कार्य पूर्ण है, 120 कार्य अपूर्ण है, 1 अप्रारंभ है। विस्तार से उसकी जानकारी दी है। एक गांव ग्राम भरवाडी है जो विकासखंड पलारी में है। गांव के लोगों ने आवेदन देकर कहा कि हमें जल जीवन मिशन के काम की आवश्यकता नहीं है, हमारे घरों में नल है और जल जीवन मिशन के काम से हमारी जो बने हुए सड़कें हैं वो खराब होगी, इसलिए हमें जल जीवन मिशन के काम की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर वो काम रुका हुआ है।
ग्राम में निर्माण किए जा रहे पानी टंकी की गुणवत्ता विहीन होने या ग्रामों में सड़कों गली चौराहों की खुदाई छोड़ने के विषय में कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं है। और कसडोल विधानसभा के अंतर्गत 199 ग्राम के पाइपलाइन के कार्य पूर्ण हैं। इन ग्रामों में 82 सड़कों का समतलीकरण कर दिया गया है। 117 ग्रामों में सड़कों का समतलीकरण के उपरांत कंक्रीटीकरण कार्य पूर्ण हो गया है। और ठेकेदार के अनुबंध में स्पष्ट है कि जब कार्य की पूर्णता होगी उससे पूर्व जिस हालात में सड़क थे वो करना है। और जैसा मैंने पहले भी सदन के सामने माननीय अध्यक्ष महोदय कहा है कि ये जल जीवन स्कीम प्रगतिरत है और एक एक जो प्रावधान है, चाहे वो ठेकेदार के अनुबंध में हो, नियम में हो, उसका पालन कराना सुनिश्चित करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, बस मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने गांव ऐसे हैं जो जल स्रोत विहीन हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने बताया कि अभी जल जीवन मिशन का काम प्रगतिरत है और सोर्स के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं और हमारी पूरी प्राथमिकता के साथ कि सोर्स उपलब्ध हो और जल जीवन मिशन का काम वो पूरा हो, इसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जानकारी के अनुसार ऐसे 118 गांव जो कार्य अपूर्ण है, उसमें बहुत से ऐसे गांव हैं जिसमें जल स्रोत विहीन था, जहां पे काम किया गया है। तो क्या मैं मंत्री महोदय जी ऐसे जो अधिकारी हैं जिन्होंने ये योजना पे काम किया है उस पर कार्रवाई करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी इस सदन में कहा है कि योजना का पूरी तरह से क्रियान्वयन करेंगे। यदि काम के पूर्ण होने के बाद भी यदि सोर्स की उपलब्धता नहीं होगी तो न तो ठेकेदार का भुगतान होगा और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई भी करेंगे। चलिए, क्रमांक 2 बुलंद सिंह मरावी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विषय है जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि सूरजपुर जिले में जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत कितने ग्रामों में काम स्वीकृत हुआ है और कितने ग्रामों का निविदा हुआ है? माननीय अध्यक्ष महोदय, सूरजपुर जिले के अंतर्गत 543 ग्राम है और समूह जल योजना के अंतर्गत 413 ग्राम शामिल है। MBS के अंतर्गत 413 ग्रामों के अंदर पेयजल की व्यवस्था का कार्य, पाइपलाइन और टैंक निर्माण का काम पृथक से ठेकेदार द्वारा किया जाना है। समूह जल योजना के कार्यादेश में ग्राम के अंदर के कार्य सम्मिलित नहीं है। जिले में MBS के 413 ग्रामों को छोड़कर शेष बचे हुए 130 ग्रामों में एकल योजना से 24 ग्राम में हर घर जल प्रमाणित कर पंचायतों को हस्तांतरित किया गया है। जिले के कार्यों हेतु 577 निविदाएं आमंत्रित की गई है। जिला स्तर पर आमंत्रित निविदाएं 565 है। राज्य स्तर पर आमंत्रित निविदाएं 12 है, जिसमें 11 MBS के, 1 TPI के। MBS में सम्मिलित 413 ग्राम में 4 ग्रामों में अंदरूनी पेयजल की व्यवस्था वैकल्पिक स्रोत के माध्यम से प्रारंभ कर लिया गया है। असत्य दस्तावेज के आधार पर जो निविदाएं निरस्त हुई है उनमें से सूरजपुर जिले के 11 में से 6 ऐसी MBS स्कीम है जिसको समाप्त किया गया है, जिसकी लागत 194 करोड़ है। कुल मिलाकर 358 करोड़ की MBS स्कीम सूरजपुर जिले में स्वीकृत हुई थी। वर्तमान में जो 413 ग्राम MBS स्कीम में शामिल है उसमें 951 सोलर पंप और 71 पावर पंप और 11,344 हैंडपंप के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सूरजपुर जिले में 543 ग्राम पंचायतों में हुआ था, उसमें अभी तक कितने ग्राम पंचायत को, जिसे बता रहे हैं माननीय मंत्री महोदय की 4 ग्राम पंचायतों को हैंडओवर हुआ है। लेकिन मेरा मानना यह है कि 4 पंचायतों में जो हैंडओवर हुआ है उस ग्राम पंचायत के जो दूर अंचल के जो ग्रामीण हैं उनको अभी तक उसका पानी का लाभ नहीं मिल पा रहा है, वहाँ पानी भी नहीं पहुँच पा रहा है। पारे टोले मंजरे में की? जी, पारे टोले मंजरे वाला। बताइए। हर घर जो रिपोर्टेड ग्राम है वो 37 है
हर घर जल जो प्रमाणित ग्राम है, काम है, ग्राम पंचायत नहीं है, गांव बता रहा हूं मैं, और ये 28 है और पूर्ण रूप से ये 28 की 28 योजनाएं हस्तांतरित है। ग्राम है, ग्राम पंचायत नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग जैसे फील्ड में जाते हैं क्षेत्र के दौरान के तहत हम लोग जब जाते हैं गांव में, तो बहुत जगह नल जल योजना के तहत जो घर के लिए जो लगा हुआ है नल, वह नल बहुत जगह अभी से टूट गया है, जबकि वहाँ पर पानी टंकी से पानी सप्लाई नहीं हो पाया और ठेकेदार एकदम घटिया बना दिया है और वो अभी से गिरना चालू हो गया है। ऐसे में हम उस घर तक, उस किसान तक पानी नहीं पहुंचा पाएंगे। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा है कि ये योजना का कार्य प्रगतिरत है और किसी तरह की अनियमितता की कोई शिकायत, टूट फूट की शिकायत कोई हो, माननीय सदस्य मुझे उपलब्ध करा दें, निश्चित रूप से उस पर जांच कराएंगे। और ये एक बड़ी योजना है, एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना में किसी को भी गड़बड़ी करने की इजाजत नहीं होगी और इसको अक्षरशः पूरा करेंगे। अब लिखित दे दीजिए जो भी शिकायत है। प्रश्न क्रमांक 3 श्री राघवेंद्र कुमार सिंह। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जो जवाब 3 नंबर में आया है उसमें मैंने ये पूछा था कि कितने गौड़ खनिज की जो राशि आई थी उसमें कितने कार्य भावपत्र में और कितने टेंडर पे किए गए थे। इसमें 26 काम जो हैं ये भावपत्र से किए गए हैं। मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जितने कार्य निविदा आमंत्रित करके जो भावपत्र में निविदा आमंत्रित हुई और कुछ भावपत्र में किए गए, क्या भावपत्र में भंडार एवं क्रय नियम का पालन किया गया है? क्या सक्षम अधिकारी द्वारा या पीआईसी के द्वारा इसमें अनुमति या अनुमोदन लिया गया है? और एक और इसमें मेरा साथ में प्रश्न था कि इसकी जांच क्या कराई गई है, चूंकि मैंने पहले भी शिकायत करी थी, क्या इसमें जांच कराई गई और अभी जांच रिपोर्ट में क्या आया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जांजगीर चांपा जिला के अंतर्गत अकलतरा नगर पंचायत को 2024-25 में गौड़ खनिज मद से 2020-21 के गौड़ खनिज से प्राप्त राजस्व संवितरण वर्ष 23-24 में 2,13,44,065 रुपए प्राप्त हुए थे। इस मद से 56 कार्य स्वीकृत किए गए, जिसमें 30 कार्य निविदा आमंत्रित कर और 26 कार्य भावपत्र सीमित निविदा पद्धति द्वारा कराया गया। भावपत्र के माध्यम से 26 कार्यों में से 21 कार्य जल प्रदाय से संबंधित है और एक समान प्रकृति के कामों को टुकड़ों में बांटकर ये भावपत्र के माध्यम से क्रय किया गया। जो प्रारंभिक रूप से शिकायत के आधार पर संयुक्त संचालक से हमने जांच कराई। जांच कराने के बाद पाया कि भंडार क्रय नियम का उल्लंघन हुआ है। 6 अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, सब इंजीनियर सहित 3 कुल मिलाकर 6 अधिकारी कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। तत्कालीन अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और इस मामले की विस्तृत जांच कि भावपत्र के माध्यम से तो खरीदी कर लिया लगभग 71 लाख रुपए का, लेकिन वास्तव में धरातल में वो काम है, सामग्री नगर पंचायत में आई कि नहीं आई, इसके लिए विस्तृत जानकारी इकट्ठा करने के लिए मुख्य अभियंता के नेतृत्व में अधिकारियों की एक टीम बनाई है। जांच रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई करेंगे। अध्यक्ष महोदय, एक इसमें मेरा और वो था, मैं आपकी बात इस पे ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा मंत्री महोदय। ये बहुत समय से मैं जांच की मांग कर रहा था। जब विधानसभा में ये सवाल लगा तब आनन फानन में कार्रवाई की गई। मैं आपसे मिला भी था और आपने तुरंत निर्देशित भी किया था। इसमें क्या ये सही है कि एक ही फर्म को जल प्रदाय सामग्री, एक ही फर्म को 75 लाख का भुगतान किया गया है? हमने उनको सस्पेंड तो कर दिया, क्या हम इनको ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई करेंगे? क्या रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी और आर्थिक अपराध दर्ज होगा और इन पर सब पर कानूनी कार्रवाई क्या की जाएगी? एक ही फर्म नहीं है, कुछ अन्य फर्म भी है और इसीलिए हमने बहुत विस्तार से जांच करने के लिए कमेटी बनाई है और कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर करेंगे। मंत्री जी, इसमें जो ये जांच रिपोर्ट है ये कल से घूम रही है व्हाट्सएप में, सब जगह सिग्नेचर्स भी हैं। इसमें ये लिखा हुआ है कि लगभग 75 लाख को टुकड़ों में व्यतीत किया गया था
और एक ही फर्म से क्रय किया गया है, तो क्या ऐसे फर्मों के ऊपर भी हम ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई करेंगे? जिनके खिलाफ भी रिपोर्ट में तथ्य आएंगे उन पर सभी पर कार्रवाई करेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 श्री उमेश पटेल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 2018 में शुरू हुआ था वो पूर्ण हो चुका है। तो ये पूर्ण कब हुआ इसकी जानकारी मैं चाहता हूँ। मंत्री जी। एक बार प्रश्नकाल के समय मंत्रियों के पास जिनका प्रश्न है कृपया ना बैठें, इनका कंसंट्रेशन भंग होता है। आप प्रश्न फिर कर लें। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न ये है कि ये परियोजना पूर्ण हो चुकी है, आपने उत्तर में दिया है, तो ये कब पूर्ण हुआ है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 2022 में 30/6/2022 को पूर्ण हुआ है। 2022 में अगर ये पूर्ण हो चुका है तो आवंटन अभी कितने को मिल चुका है? अभी आवंटन किसी को नहीं मिला है। 2022 में पूर्ण हुआ, उसके बाद में कुछ काम बाकी था। इसमें जैसे कि बिजली के काम बाकी था, ऑफिस का काम बाकी था, उसको हमारे सरकार आने के बाद में इसको पूरा किया गया है। अभी इसी मार्च महीने में इसको आवंटन की कार्रवाई को हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लगभग इसमें 12 करोड़, लगभग 13 करोड़ के आसपास खर्च हो चुका है भूमि अधिग्रहण और इसको मिलाकर, और अभी तक इसमें आवंटन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिला व्यापार एवं उद्योग जो विभाग है उनका कहना है कि प्रचार प्रसार भी शुरू नहीं हुआ है। तो ये कब तक शुरू हो जाएगा वो मैं जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ उस समय आप प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और उसके बाद में कांग्रेस सरकार में ये काम पूरा हुआ और कुछ काम बाकी रह गया था, उसको 1 साल में उनके द्वारा नहीं कराया गया। बाकी काम को हम लोग कराए हैं। अभी माननीय सदस्यों को मैं अवगत करा रहा हूँ। हम इसी माह में नहीं, आपने माननीय मंत्री जी आपने कहा कि 2022 में पूर्ण हो चुका था। जी, पूर्ण होने के बाद आपको बोर्ड से अनुमति चाहिए, बोर्ड से अनुमति के बाद आवंटन की प्रक्रिया शुरू करनी थी। क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें इस प्रोजेक्ट को उद्देश्य यही था कि इससे वहाँ लोकल स्तर पर नौकरियां, रोजगार बढ़े। 500 लोगों को नौकरी देने का इसका लक्ष्य था। इसलिए मैं ये जानना चाह रहा हूं कि 2022 से लेकर 2025 तक इसमें अभी तक कोई प्रक्रिया क्यों शुरू नहीं हुई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी इसी मार्च महीने से इसको आवंटन की प्रक्रिया हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विजयपुर में भी सेम प्रोजेक्ट चल रहा है और विजयपुर में भी ये सरकार आने के बाद उसमें काम पूरी तरीके से बंद हो गया है। तो उसका भी बताएंगे कि विजयपुर के इंडस्ट्रियल पार्क चालू हो जाएगा कि नहीं होगा, और अभी तक क्यों नहीं हुआ है? माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हम लोग का नया उद्योग नीति लागू हुआ है प्रदेश में, और हम लोग का प्रयास है कि सारी प्रोजेक्टों को हम लोग जल्दी चालू करें। ये उद्योग नीति से रिलेटेड ही नहीं है। इसका उद्योग नीति से क्या लेना देना? तो प्रोजेक्ट चल रहा है विजयपुर का, इसी तरह से सियारपाली का उद्योग चल रहा है। इसको उद्योग नीति से लेना ही देना नहीं है। आप कहाँ का बात कहाँ ले जा रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, विजयपुर में इंडस्ट्रियल पार्क पूरी तरीके से ठप है। जब से ये सरकार आया है तब से उसमें ना फंड दिया जा रहा है ना कुछ नहीं, वैसी को वैसी रुका हुआ है। आपसे यही मैं कहना चाहता हूं कि क्यों रुका हुआ है? कम से कम काम चालू होना चाहिए, आवंटन होना चाहिए, ताकि रोजगार लोगों को मिल सके वहां के। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब विषय से हटकर पूछ रहे हैं, अगर उसके बारे में बता रहे हैं तो उसको मुझे बता देंगे, निश्चित तौर पर जल्दी उसको प्रक्रिया में लाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, रायगढ़ जिले का ही बात है, जो MSME इंडस्ट्रियल पार्क है उसी की बात है, इसी से रिलेटेड मैं पूछ रहा हूं आपसे। माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए ये बता दीजिए, आपका लक्ष्य 500 लोगों को नौकरी देने का है? जी है। रोजगार? जी है। 500 लोगों का लक्ष्य आप कैसे पूरा करेंगे? इसमें हमारा 50 प्लाट
उसमें दिया गया है और 5,000 से 20,000 स्क्वायर फीट का अलग अलग उद्योग लगेंगे तो निश्चित तौर पर 500 लोगों को रोजगार का लक्ष्य है वो पूरा होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक एक आवंटन नहीं हुआ है। इतना धीरे गति से काम कर रहे हैं, एक आवंटन ना प्रचार प्रसार हुआ है अध्यक्ष महोदय, ना किसी को पता है इसके बारे में। आपने प्रचार प्रसार किया है, विज्ञापन निकाला है इसके लिए, तो हम कैसे माने कि आप आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूँ किसी मार्च महीने में इसको प्रारंभ हम लोग कर देंगे। चलिए, बहुत अच्छा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बता दिए मार्च से शुरू कर रहे हैं। एक आखिरी प्रश्न चलिए, पूछ लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बस आपसे आपके द्वारा एक ही प्रश्न पूछना है, क्या यहाँ जो भूमि अधिग्रहण किया है उनको मुआवजा मिल चुका है, और अगर मिल गया है तो किस दर से मिला है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने भी अधिकृत जमीन किया गया है उनको सभी को मुआवजा मिल चुका है, किसी का कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है। चलिए, श्री दलेश्वर साहू, क्रमांक 5। अध्यक्ष महोदय जी, मेरा समूह जल प्रदाय योजना राजनांदगांव के बारे में है, जिसमें मैं एलबी नगर समूह जल योजना के बारे में संरचना 13 घटक पे होना है, जिसमें मैं 2 घटक के बारे में बात करूंगा, इंटकबेल और एमबीआर। माननीय मंत्री जी से यह बताने की कृपा करेंगे कि जो स्वीकृत संरचना इंटकबेल और जल शुद्धिकरण संयंत्र का निर्माण कौन कौन से स्थलों का नक्शा खसरा बताने की कृपा करेंगे। राजनांदगांव जिले में 5 MBS स्वीकृत हैं, 2 पूर्व से हैं, धीरी और अध्यक्ष महोदय, मुझे भाषण नहीं चाहिए, मुझे उत्तर चाहिए। मैं जो 2 शब्द में बात कहूँ, लाल बहादुर और ढीरी उरी में जाने की क्या जरूरत है? चलिए, थोड़ा बिल्कुल भूमिका के साथ बता रहे हैं ना, धैर्य रखिए ना। आपको अवसर दूंगा, पहले मंत्री जी का पूरा जवाब सुन लें, फिर प्रश्न कर सकते हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूर्व से 2 संचालित है। जल जीवन मिशन से 3 MBS स्वीकृत हुए हैं। माथर डबरी लागत 14 करोड़ का, जिससे 12 गांवों को पानी मिलेगा। सूखा नाला बैराज और घुमरिया नदी से जिसके लिए पानी आएगी। एलबी नगर, जिसकी लागत 21.35 करोड़ है, 20 ग्रामों के लिए पानी की व्यवस्था होगी। खातू टोला बैराज और झूरा नदी से पानी लाने की योजना है। मोगरा MVS, जिसकी लागत 396.47 करोड़ है, 330 ग्रामों को पानी पेयजल मिलेगा। सेमर बांधा, एनीकट और शिवनाथ नदी से ये आएगा। जहां तक माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, एलबी नगर के मामले में प्रश्न ये पूछना जो चाह रहे हैं, वो वास्तविकता ये है कि चारागाह की जमीन पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है। ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पारित किया उस स्थान के लिए, और उसके बाद चारागाह की जमीन शासकीय जमीन होती है, और इसलिए वो शासकीय जमीन पर ही बना हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैंने सिंपल सा क्वेश्चन, साधारण सा उत्तर चाहा हूँ कि कौन से नक्शा खसरा में आपने मेरे पास जो प्रस्तुत किए हो, आपने जो उत्तर दिए हो, वो कृषि भूमि है और किसी किसान का जमीन है। आपने समला चारागाह की बात कर रहे हो, मेरे पास जो उत्तर दिए हो आप जांच करा लीजिएगा साहब। तो आप सिंपल से कौन से नक्शा खसरे में दिए हो ये भर बता दो। नक्शा खसरा आपको उपलब्ध कराया है माननीय सदस्य महोदय, और मैं आपको सुना भी देता हूं पढ़कर। शासकीय जमीन का खसरा 5 साल पूरा लगा है। पंचायत ने उसके लिए विस्तृत रूप से प्रस्ताव पारित किया है। जो जमीन उसी जमीन पर है। स्पष्ट रूप से खसरा में मेहतर पिता पिताम्बर अन्य कृषक का नाम सामिला चारागाह में दर्ज है। ये खसरा, नक्शा, साला सब कुछ आपको उपलब्ध कराया है। अध्यक्ष महोदय जी, आपने जांच करवा लीजिएगा। इसमें आप लिखे जरूर हो कि आपने
ये मेहतर उनके अलावा 10 लोगों का है, पर मेरे जो जानकारी दिए हो उसमें कहीं भी उल्लेख नहीं है कि समला चारागाह करके। आप किस ढंग से आपने आपको आपके पास है वो आप जानेंगे। मेरे पास जो आपने कागज दिया हो वो सिर्फ कृषि भूमि मेहतर जमीन के नाम से। चलो ठीक है साहब, आपने जब इतना बड़े जब काम कर रहे हो तो अग्रिम आधिपत्य के लिए आप अनुमति ले लेते, आपको आपके उस जगह को आप अपने नाम में कर लेते, पीएचई के नाम में कर लेते। ये तो प्रक्रिया है, ये तो नियमित प्रक्रिया के रूप में है। पर आप आज मेरे जानकारी में ये किसान का जमीन है अध्यक्ष महोदय। दूसरा, आपने इंटक बेल जो बना रहे हो कौन से नक्शा खसरा में बना रहे हो ये भी बता दीजिएगा अध्यक्ष। ये तो जल शुद्धिकरण का है, इंटक बेल कौन सी स्थल पे बना रहे हैं मंत्री महोदय? शासकीय भूमि पर ही बनाए जा रहे हैं माननीय सदस्य महोदय। अध्यक्ष महोदय, शासकीय जमीन पर ही सारा काम हुआ है और जिस पे पंचायत का प्रस्ताव होता है, आगे और समितियों में उसका अनुमोदन होता है, शासकीय जमीन पर बनाया हुआ है। और यदि किसी तरह से कोई शिकायत हो तो माननीय सदस्य मुझे उपलब्ध करा लें, निश्चित रूप से हम जांच करा लेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं सिंपल से खातू टोला बैराज पानी का स्रोत झूरा नदी का उल्लेख है। आपके ही कार्यकाल में आपने खातू टोला बैराज बनाए, उसी के नीचे में एक एनीकट भी बनाए हैं कि उस शुद्ध रूप से लाल बहादुर में पानी जाने के लिए आपने करोड़ों रुपए करके एनीकट बनाए साहब। अब उसके बाद उस एनीकट आपके डीपीआर में भी वो एनीकट का उल्लेख है। आपने इंटक बेल जो बना रहे हो वो कहीं दूसरा जगह बना रहे हो, तो मैं किसी के ऊपर कार्रवाई भी नहीं चाहता। आप नल जल योजना, सामूहिक नल जल योजना उपयोगी है और 21 करोड़ रुपए हमने खर्च भी कर रहे हैं। तो आप सिर्फ मेरे उपस्थिति में आपका जो स्ट्रक्चर है, आपका जो संरचना है, आप जो घटकवार है वो कहाँ कहाँ बना रहे हैं, मेरे उपस्थिति में जांच करा के सिंपल सा है। मैं कार्रवाई करने के लिए भी नहीं बोलना चाहता, पर इतना तो करा सकते हो मंत्री जी। निश्चित रूप से सदस्य महोदय की उपस्थिति में जो स्वीकृत योजना है उसके अनुरूप काम हुआ है नहीं हुआ है, निश्चित रूप से जांच करा। क्रमांक 6 श्री द्वारिकाधीश यादव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी, मेरा सवाल काफ़ी गंभीर है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के नगर पालिका बागबाहरा में पेयजल की काफ़ी गंभीर समस्या है, लेकिन आपके उत्तर से गंभीरता उस समस्या का हल हो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। आप बहुत ज्यादा गंभीर हो गए, 5वीं बार गंभीर। समस्या ही उतना ही है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी लेवल का समस्या है। माननीय मंत्री जी, पढ़ के आते हैं आज? बिल्कुल। अब देख के कैसे पढ़ा? पढ़ नहीं रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ। दिन पढ़े आप बागबाहरा के साथ अन्याय मत करो भाई, आप वहाँ के भाषा हो, उधर वाले अन्याय कर रहे हैं उसको देखिए आप। अजय जी, आज द्वारकाधीश बहुत गंभीर हैं, आप छेड़िए मत उनको। चलिए माननीय मंत्री जी, आप मेरे सवाल के जवाब में ये दिए हैं कि कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। ये सही है कि अमृत जल जीवन के अंतर्गत पत्र व्यवहार नहीं हुआ है, लेकिन नगर पालिका बागबाहरा में मेरे पास संकल्प क्रमांक 37 में प्रस्ताव पारित हुआ है और शासन को भेजा गया है और आपके विभाग के द्वारा ये जानकारी दिया जा रहा है कि कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। ये सरासर सदन को गुमराह किया जा रहा है। क्या आप इस पर कोई कार्रवाई करेंगे? अगर आपकी अनुमति हो माननीय अध्यक्ष महोदय, तो ये प्रस्ताव एक कॉपी मैं पटल पे रख सकता हूँ। प्रश्न पूछ लीजिए, अब जवाब सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत विस्तार से उत्तर माननीय सदस्य को दिया है। नगर पालिका बागबाहरा का जहां तक बात है, नगर पालिका बागबाहरा को पेयजल आपूर्ति के लिए 15वें वित्त मद के अंतर्गत 2023-24 में 40 लाख रुपए और 24-25 में पाइपलाइन विस्तारीकरण, ओवरहेड टैंक निर्माण के लिए 1 करोड़ 35 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। और इसलिए हमारी सरकार लोगों को पेयजल मिले इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं और ये सही है। और आपने स्वीकार भी किया है कि अमृत मिशन के लिए कोई प्रस्ताव निकाय ने नहीं दिया है और अमृत मिशन के लिए, अमृत मिशन 2
इसके लिए कोई प्रस्ताव नगर पंचायत से आएगा तो निश्चित रूप से उसके जो मापदंड है उसके अनुरूप विचार करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं कि उस समस्या को हल करने के लिए आप सदन में एक घोषणा कर दीजिए कि निश्चित रूप से शामिल करेंगे। दूसरी बात, आप जो जवाब दिए हैं 15वां वित्त आयोग के तहत जो राशि उपलब्ध कराई गई है ये सही है। मेरा ये कहना है माननीय मंत्री जी, ये केवल पूरे प्रदेश में ये समस्या आ रहा है। जो बागबाहरा में समस्या है, बेगर जल स्रोत के केवल और केवल पाइपलाइन और टंकी का निर्माण कर दिया गया। 1,33 लाख कुछ धनराशि है, लेकिन क्या जब प्राक्कलन तैयार हुआ तो उसमें उपयोगिता स्पष्ट उल्लेखित रहता है। जब वहां पर जल स्रोत है ही नहीं तो उस पाइपलाइन और उस टंकी का क्या उपयोग? पहले आप ये बताइए कि ये शासन की नीति में क्या है, पहले जल स्रोत खोजना है कि पाइपलाइन बनाना है? और बेगर पाइपलाइन जल स्रोत के इस पाइपलाइन का जो प्राक्कलन तैयार किया गया और उसकी उपयोगिता गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया प्राक्कलन में, उस पर कोई कार्रवाई करेंगे क्या आप? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय सारी चीजों को स्वीकार कर रहे हैं कि अमृत मिशन से कोई प्रस्ताव नहीं गया। अमृत मिशन के लिए 1,35 रुपए दिया है, वो भी स्वीकार कर रहे हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद लोगों को शुद्ध पेयजल मिले, इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है। और अभी भी मैंने कहा है कि आप अमृत मिशन 2 के लिए कोई प्रस्ताव नगर पंचायत से आता है तो जरूर मापदंड के अनुसार विचार करेंगे। हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हो गया। पालिका चूंकि छोटी संस्था है, वो प्रस्ताव भेजता है, लेकिन उस समस्या का हल किस योजना में होगी वो शासन के उच्च स्तर पर तय होनी चाहिए। दूसरी बात, आप जो मेरा सवाल ये था कि जल स्रोत के बेगर पाइपलाइन का निर्माण किया गया जिसमें समस्या हल नहीं हुआ, राशि का दुरुपयोग हुआ, इस पर कोई कार्रवाई करेंगे क्या? आप तो दूसरे दिशा में ले जा रहे हैं। देखिए, नियमितता गड़बड़ी की कोई शिकायत है तो निश्चित रूप से जांच करते हैं, पर ये निकाय सामान्यतः निर्धारित करता है, उसकी योजना प्रारूप निकाय के स्तर पर बनता है। पर फिर भी आप यदि कहते हैं कि कोई गड़बड़ी है तो निश्चित रूप से आप मेरे संज्ञान में लाए, निश्चित रूप से उसका परीक्षण करा लेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 धन्यवाद। शकुंतला सिंह पोर्ते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उप मुख्यमंत्री जी से अपने प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत 3 वर्षों से यातायात को सुगम बनाने हेतु कितने घाटों का घाट कटिंग का कार्य स्वीकृत हुआ है पूछा था मैंने, लेकिन जवाब में निरंक आया है। ये सार्वजनिक हित की बात है मुख्यमंत्री जी, तो मैं इसमें आपका जवाब जानना चाहूँगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सूरजपुर जिला के अंतर्गत घाट पिंडारी में जो माननीय सदस्य का चिंता का विषय है, जिसके लिए बार बार मेरा ध्यान भी उन्होंने आकर्षित कराया है, और वो रोड खराब हो गया है, महत्वपूर्ण रोड है, परंतु स्थिति ये है कि उसके लिए घाट कटिंग करनी पड़ेगी, फॉरेस्ट का क्लियरेंस भी आवश्यक है, और विभाग पूरी गंभीरता से और उस सड़क को ठीक करने के लिए कि एग्जिस्टिंग आरओबी में हम ROW में सड़क को बनाए, फिर भी कुछ घाट कटिंग की जरूरत पड़ेगी। हम गंभीरता से इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। माननीय सदस्य का चिंता जायज है, महत्वपूर्ण सड़क है, लेकिन जो नियम प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को ध्यान में रखकर निश्चित रूप से हमारा विभाग पूरी गंभीरता से उनके समस्या के समाधान के लिए, लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जनहित का मामला है और इसके लिए विभाग गंभीर है और पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि इसका कोई समाधान निकले। अध्यक्ष महोदय, ये जो हमारा घाट पिंडारी है ये बहुत ही सार्वजनिक छत्तीसगढ़ के हित के लिए है, क्योंकि ये बनारसी मुख्य मार्ग है जहाँ पर हमारे काशी विश्वनाथ धाम है, मंदिर है, और अभी लगातार प्रयाग जाने के लिए हजारों गाड़ियाँ उसी सड़क से जाती थीं। हमारे यहाँ पिछले 2 वर्षों में लगभग 13 लोगों की जान जा चुकी है
और 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। तो मैं उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूँ कि आप जिस प्रकार से लुचकी घाट में वायडक्ट ब्रिज बना हुआ है, उसी प्रकार का ब्रिज बनाने का कृपा करेंगे तो हमारे क्षेत्रवासियों के लिए और पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि वो बनारस का मुख्य मार्ग है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने बताया कि माननीय सदस्य की चिंता जायज है। ओवरब्रिज बनाने की बात माननीय सदस्य कह रही है, इसकी बहुत लागत आती है और ये अभी एग्जिस्टिंग बजट में ये सम्मिलित भी है और कैसे उसकी वैकल्पिक व्यवस्था हो, विभाग इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है और निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इस समस्या का समाधान कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 डॉक्टर संपत अग्रवाल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा प्रश्न है, श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को वितरण सामग्री के खरीदी के संबंध में प्रश्न किया गया था, जिस संबंध में माननीय मंत्री जी के द्वारा सीधे खाते में पैसा जमा करना बताया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सीधे हितग्राहियों को पैसा देने का कोई प्रावधान है? यदि है तो किस नियम के अंतर्गत उक्त योजनाओं की राशि हितग्राहियों के खाते में जमा की गई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के द्वारा 22 मार्च 2021 को निर्देश हुआ कि जो भी सामग्री हम लोग देते हैं उसको उनके खाते में सीधा डीबीटी के माध्यम से राशि ट्रांसफ़र किया जाए और छत्तीसगढ़ में 22 मार्च 2023 को ये लागू हुआ और अभी जितने भी हितग्राही के सामग्री मूलक योजनाएं हैं उनके खाते पर सीधा बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, उक्त योजना के लिए हितग्राहियों का चयन किस आधार पर किया गया है? क्या जिन हितग्राहियों को अपात्र किया गया उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, उस संबंध में संबंधित हितग्राहियों को सूचना दी गई है? अगर नहीं तो क्यों? माननीय अध्यक्ष महोदय, निरंतर रूप से प्रक्रिया सतत प्रक्रिया है। आवेदन हमारे पास आते हैं, स्वीकृत भी होता है और किसी किसी का कोई पेपर वगैरह में कमी रहता है, बहुत ज़्यादा पेपर की आवश्यकता नहीं रहता है, उनको अवगत भी कराया जाता है। और अभी हम लोगों ने नया एक निर्णय लिया है कि किसी के आवेदन को निरस्त नहीं करना है, उनको जो पेपर उनके पास कम है उसको पूर्ति कराकर उसको पूरा दस्तावेज को कंप्लीट कराकर उसको पात्र सूची में डालें, ऐसा निर्णय भी विभाग के द्वारा लिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा परिशिष्ट 2 में दिए गए उत्तर के आधार पर लगभग योजनाओं में 70 से 80% हितग्राहियों को लाभ नहीं मिला है, जिससे यह प्रतीत होता है कि इस योजना में संबंधित अधिकारियों के द्वारा मनमाने तरीके से कुछ हितग्राहित लोगों को लाभान्वित किया गया और जो सही व पात्र गरीब तबके के लोग थे उनको जानबूझकर योजना का लाभ नहीं दिया गया। क्या इस पर आप संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से किसी अधिकारी के द्वारा अनियमितताएं नहीं बरती गई है और मैंने पहले बताया कि उनका आवेदन जो आता है निरंतर प्रक्रिया है और जो भी लंबित आवेदन है, अगर माननीय सदस्य के क्षेत्र से कोई इस टाइप का प्रकरण है तो बता देंगे, उसको तत्काल। चलिए बता दीजिए मंत्री जी को। क्रमांक 9 डॉक्टर चरणदास मोहन जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री जी बहुत सीधे साधे सरल हैं, इसलिए मैं उनको बहुत सरल भाषा में प्रश्न पूछ रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में कोई ऐसी परंपरा है क्या कि दूल्हे के बगैर बारात जाया जाता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, अब जैसे माननीय नेताजी का मैं इशारा समझ रहा हूँ कि हम लोग दिल्ली और बॉम्बे में इन्वेस्टर सम्मेलन किए थे, शायद उसके इशारा कर रहे हैं वो। तो निश्चित तौर पर नया उद्योग नीति हमारा बना है और
सभी सरकारों ने अपने अपने उद्योग नीति को लेकर बाहर में जाते हैं और उद्योगपतियों को आमंत्रित करते हैं कि हमारे प्रदेश में आकर आप उद्योग स्थापित करें। कांग्रेस सरकार में भी विदेश तक का भी इन्वेस्टर सम्मेलन हुआ था। माननीय अध्यक्ष महोदय जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने तो कई बार इन्वेस्टर सम्मेलन किया और उसी तरह से हमारे अभी माननीय विष्णुदेव साय जी के द्वारा भी बम्बई या दिल्ली में इन्वेस्टर सम्मेलन किया गया है और उसमें हम लोगों को बड़ा लाभ मिला है। 31 प्रस्ताव हमको मिले हैं जिसमें लगभग 47,000 करोड़ का इन्वेस्ट का प्रस्ताव हमको मिला है। और जिस दिन आप लोगों ने आपने प्रश्न लगाया उसके बाद में अभी 1 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्ट का ऑफर हम लोग को मिल चुका है और आप सबके सहयोग से हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे और छत्तीसगढ़ के जो हमारे नौजवान साथियों को रोजगार उपलब्ध हो सके। देखिए साहब जी, मंत्री जी, आपको जितना सिखाया गया आपने तो कह दिया। मेरा पूछने का अर्थ ये है, बिना दूल्हे के बारात का मतलब ये है कि आपने अपने उद्योग के लिए भूमि का चयन किया ही नहीं है और भूमि का चयन नहीं हुआ है, आप वहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं और बिना भूमि के आप कैसे बताएंगे कि कौन सी भूमि में कौन सी इंडस्ट्री लग रही है। दूसरी बात, 31 आदमी का आपने जो चयन किया है उद्योगपतियों का, आपने इनविटेशन भेजा है, इनविटेशन टू इन्वेस्ट। आपको यहाँ आकर हमें हमारे छत्तीसगढ़ में आपको उद्योग लगाना है, इसलिए आपने आमंत्रित किया है। तो ये आए नहीं है, आपने लिख लिख के बुलाया है। तो मैं कह रहा हूँ इतनी जल्दी नहीं है, आप अच्छे से विभाग में काम करा लीजिए, अपना जमीन खोज लीजिए, जल का स्रोत समझ लीजिए, बिजली वहाँ आएगी कि नहीं ये समझ लीजिए, उसके बाद आप जाइए ना। किसने मना किया? आप भी जाइए, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री जी विदेश जाते थे, हम लोगों को भी ले जाइए। 1-2 में तो चल ही सकते हैं। कोरबा वगैरह जाना हुआ तो कोरबा के लिए जाएंगे तो हम भी चलेंगे विदेश, देखेंगे कि आप वहाँ विदेश में क्या क्या करते हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेताजी ने बहुत अच्छी बात कही। इस बार हम लोग कहीं भी इन्वेस्टर सम्मेलन करने के लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जाएंगे तो निश्चित तौर पर उनको भी आमंत्रित करेंगे। हम तो चाहते हैं कि पक्ष और विपक्ष मिलकर इस प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने में प्रयास करें, उद्योग लगाने का प्रयास करें। और जैसे माननीय नेताजी ने कहा भूमि लैंड के बारे में, तो नियोक्तों के द्वारा मांग के अनुसार भूमि प्रदान की जाती है। बहुत जगह वो स्वयं निजी भूमि का भी अधिकरण का परमिशन न्यायालय कलेक्टर के माध्यम से होता है और हम लोग का भी लैंड बैंक जो रहता है उसको भी उनको देते हैं। अभी 4 जगह हमारे निवेशकों ने भूमि चिन्हित कर लिया है। अगर कहेंगे तो उसको कहाँ पर चिन्हित हुआ है उसको भी बता देता हूँ। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे 4 भूमि जो चयन किए हैं उसमें मेजर पॉलीमेक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सेमीकंडक्टर को NRDA द्वारा 28 फरवरी 2025 को नया रायपुर में आवंटित की गई है 10 हेक्टेयर भूमि RDA के द्वारा। इसी तरह से एसफेन इंश्योरेंस अप्लायंसेस इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे पंखा रैंक बैंक डाटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नया रायपुर में जमीन का चयन किया गया है। अब्रलगिरी एनर्जी सोलर पावर द्वारा डाका चाका डंगनिया विकासखंड पथरिया मुंगेली में स्थल चयन किया गया है। और जो भी इच्छुक जहाँ पर वो चाहते हैं उसको हम लोग प्रयास करते हैं कि उनको ज़मीन मिल जाए और उद्योग लगे, इसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहता है। मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। आप लोग दिल्ली में मीटिंग करने गए थे तो 1 करोड़ 3 लाख आपने खर्च कर दिया। मुंबई गए थे तो 1,61,000 आपने सिर्फ होटल में, किराए में, बैठक में और यात्रा व्यय में और इन्वेस्ट व्यवस्था में कर दिया था। क्या आप इसके लिए अलग से जो इन्वेस्ट मैनेजमेंट करने वाले हैं उनको आपने पैसे दिए हैं कि आपके अधिकारीगण जो गए थे उनकी व्यवस्था में आप गए थे? इस बात को क्या आप बता पाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेश सम्मेलन करते हैं
वहाँ पर जो होटल का है, उद्योगपति आते हैं उनको खाना पीना का है, और भी जो किराया का पैसा लगता है वो सारी खर्चा आती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस स्पीड से माननीय दोनों चल रहे हैं उसमें आप विशेष कृपा करके प्रश्नकाल को 5-1 मिनट और बढ़वा दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेताजी को बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने दिल्ली में आपके चंद्राकर जी को तकलीफ हो रही है और ये समय भी बीतते जा रहा है। 1 मिनट में बता देता हूं। 1 मिनट ना, मेरी बात सुन लो, उसको जोड़ दो। आप उनके या तो आप जवाब दो या इनके प्रश्न में 2 मिनट निकाल दें। हाँ, आप प्रश्न लंबा कर आधा मिनट का प्रश्न करूंगा। नहीं, आप लंबा कर लीजिए। जैसा कि ये कह रहे बाकी है। हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि उद्योगपतियों को बुलाते हैं और उनके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। करते तो हैं। मैं पूछ रहा हूँ, पीने खाने की व्यवस्था करते हैं कि खाने पीने की व्यवस्था करते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, खाना के साथ पानी भी रहता है। प्रश्न क्रमांक 10 दिलीप लहरिया जी। पीना भी अगर कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? उद्योग लगाओ, जो पीना है वो पिलाएंगे, देसी महुआ जो चाहिए सब दिलवाएंगे, और बुलवाओ उनको, खिला दो, खिला पिला। लहरिया जी जल्दी पूछ लो। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मंत्री महोदय जी यह बताने की कृपा करेंगे कि 24-25 में लोक निर्माण विभाग के बजट में बिलासपुर जिले में और विशेषकर मस्तूरी में किन किन कार्यों का स्वीकृति प्रदान की गई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत विस्तार से बिलासपुर जिले की सभी विधानसभाओं की जानकारी दी है। 2024-25 में बिलासपुर विधानसभा में बजट में 11 काम शामिल थे, 2 की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। भवन के 4 काम शामिल थे, 2 की प्रशासकीय स्वीकृति हुई है। सेतु के लिए 2 बजट में प्रावधान। अध्यक्ष महोदय, एक भी काम स्वीकृति नहीं हुआ है। पत्रों का